Welcome to Sarkari. Today we're discussing the newspaper of 24 years. Plan to hike the number of NCLT bench to 13. Average time for insolvency resolving increase IBBI. जब हम NCLT की बात करते हैं तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो एक क्वाजी फेडरल क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है जो 2016 के अंदर स्टेब्लिश की गई थी कंपनीज एक्ट 2033 के तहत जो डील करती है सिविल कोऑपरेटिव डिस्प्यूट्स से। जब इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं तो इंसॉल्वेंसी को जो मिनिमम टाइम जो प्रोसेस कंप्लीट होने में लगता है वो 680 डेज जो कंप्लीट करते हैं CIRP के थ्रू जो कोऑपरेटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इनको जल्दी कंप्लीट करने के लिए डिसाइड किया गया है कि जो INLT बेंच है उनके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा, जो कमेटी के मेंबर्स है उनको बढ़ाया जाएगा ताकि जो प्रोसेस में टाइम लगता है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो लेजिस्लेचर से रिलेटेड इश्यूज है उनको सोल्व किया जाएगा ताकि जो इनिशियल स्टेज में जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा जिसकी वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको सोल्व किया जा सके, इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके जो बिजनेस चैन के अंदर देखा जाता है जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं। अगर हम बात करते हैं 2021 से लेकर 2024 तक की तो हम देखते हैं कि 2021 में 4,428 केसेस एडमिटेड हुए थे जिसमें से 2024 में जिनकी संख्या बढ़कर 7,813 हो गई। वहीं जब हम केसेस के क्लोज होने की संख्या देखते हैं तो वो 2,804 से बढ़कर 5,840 हो गई। ऑनगोइंग केसेस की बात करें तो 2021 में जो 1,624 थे वे 2024 तक आते आते 1,973 हो गए। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी के साथ एक फिक्स लेजिस्लेचर के साथ और ब्यूरोक्रेट बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू जो रिजोल्यूशन अप्लाई किए जाते हैं उनके माध्यम से जो इंसॉल्वेंसी केसेस है उनको सोल्व किया जा सकता है। जब हम देखते हैं 21,000 केसेस पेंडिंग है अगर हम बात करते हैं NCLT बेंच की जिसमें 15 मेंबर्स हैं, वहीं 13,000 केसेस आर ऑफ IBC एंड रेस्ट आर कंपनीज एक्ट। इंसॉल्वेंसी केसेस की बात की जाती है जब कोई पर्सन या कंपनी डेब्ट पे करने में नहीं कर पाती तो किस तरह से जो भी लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है या बैंक है या कोई अन्य संस्थान है उनके हितों की रक्षा करने के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट को लाया गया था। Commercial body ICC launched initial initiative on the creative economy। जब हम ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी स्टार्ट किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से जिसके द्वारा जिससे MSME सेक्टर को और जो रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी के माध्यम से, जिसकी वजह से जब हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट इंडेक्स की जिसमें 2023 के अनुसार इंडिया कि अगर क्रिएटिव इकोनॉमी की वर्थ की बात करें जो $30 बिलियन थी उसके साथ साथ हम देखते हैं किस तरह से ये 8% वर्कफोर्स प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयमेंट को। जब हम बात करते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी की तो उसमें हम जोड़ सकते हैं कि किस तरह से हैंडलूम हैंडक्राफ्ट वर्कर्स है जो कि एक बहुत बड़े सेक्टर पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कनेक्ट किया जा सकता है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को और जो रूरल एरिया की में इकोनॉमी डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी के माध्यम से। US इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स 2024। जब हम 23 की बात करते हैं तो देखा गया था कि चाइना के द्वारा चाइना और इंडिया का हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। पर 2024 की बात करें तो 5.3% की ग्रोथ के साथ $62.5 बिलियन का ट्रेड किया गया है US और इंडिया के बीच में, जो कि फर्स्ट हाईएस्ट है अगर हम इंडिया और US की बात करते हैं। या इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 140.79 बिलियन डॉलर था। वहीं जब हम एग्रीकल्चर मीट और प्रोसेसिंग फूड में देखते हैं तो वहाँ एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला था 14.47% का, जिसमें शुगर एक्सपोर्ट भी
इंक्रीज था। तो किस तरह से एक्सपोर्ट गुड्स को बढ़ाया जा सकता है? जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 239 कंट्रीज के साथ इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 226 कंट्री ऐसी है जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी जाती है, जिसके अंदर यूएस, नीदरलैंड, सिंगापुर, चाइना जैसी कंट्रीज आती हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि बायलैटरल रिलेशनशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रॉ मटेरियल, सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर के माध्यम से जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा जो 2024-25 के बजट में इंक्रीज करने के लिए पीएलआई स्कीम के इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। सो इन दिस केस अगर हम इंडिया यूएस ट्रेड की बात करें तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए मेजर सेक्टर्स ऑफ ट्रेड कमोडिटीज क्या है। तो व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएस मेजर है टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स। सो इसमें हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं टू यूएस। देन फार्मास्यूटिकल्स जेनरिक मेडिसिन जो हैं दैट इज ऑल्सो वन द टॉप ट्रेडेड कमोडिटीज। एंड थर्डली आईटी सर्विसेज, इसमें जो हम बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, आईटी कंसल्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, एंड देन जेम्स एंड ज्वेलरी इज ऑल्सो देयर। एंड व्हाट वी इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, तो उसमें मेजर कमोडिटीज इज एयरक्राफ्ट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स भी हम इंपोर्ट करते हैं। देन क्रूड ऑयल एंड एलएनजी, दिस इज आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस बिकॉज इंडिया इज आल्सो फोकसिंग अपॉन diversifying its import players as far as crude oil is concerned, and simultaneously we're also working upon green energy transition. Third is medical devices are also a major imported commodities, which includes diagnostic tools, imaging equipments, and surgical instruments. And then we have defense equipments, and that we like, for example, aircraft, helicopters, missiles, or we can say we have certain joint ventures also where we are also focusing upon the technology transfer to India. And then agricultural products like apples are the top, then we have almonds and pulses. So these are imported from USA. Now, what are the challenges? How we can increase this trade further between India and US? So challenges, the both tariff, non-tariff barriers. India was removed from the generalized system of preferences, the GSP system by US, under which we used to get certain incentives as far as the import duty reduction is concerned, so that India's exports would be more competitive in the US markets, but that has now become one of the challenges. And in non-tariff barriers, for example, there is again stringent regulatory standards, certification requirements, which comes under the CITO and the phytosanitary measures. Specifically for the agricultural products, this is one of the main challenges for India's exports. Then second challenge is the intellectual property rights related issues, particularly in the pharmaceutical sector. And here we can focus upon again resolving the issues even in WTO as well. So there is trade imbalance. So trade imbalance, here we see that India is exporting more to US. So we can say that trade is in more favor of India because we export more than what we are importing from USA. So this is a concern for US, and this has been periodically raised by them as well. And for example, if we take the incidents during the Trump era, so at that time, it was like, in a way, it was a condition was said that India would be importing more uh, Harley Davidson bikes from USA. So this was a kind of like again we saw less of freedom on the part of India, but certain conditions were imposed by US that you will have to import these, you will have to increase the imports of these. Then we see data localization and digital trade. And this, again, we have seen the challenges or the changes in even the policies of India that you'll have to store 100% of the data in India. So that is called data localization. In this context, we have discussed the challenges on the part of like the capacity creation in India. For example, creation of data centers that we discussed yesterday also. And apart from this, agricultural subsidies and market access, this is definitely one of the issues at WTO also between India and USA, where USA disputes India's agricultural subsidies and again our food security program, the the surplus food grain that is stored in FCA. So these are certain issues which are raised by US. Even it is related to dairy and poultry also.
So geopolitical factors are another, we can say, things which are impacting our the trade flow. So here we are seeing, for example, we have different approaches to issues in relations with China or the defense cooperation, because India is sharing a land border with China, whereas US does not. So there is again some difference in this aspect. And again, India's, for example, if we are again a major uh, importer of, for example, the defense equipments from Russia. So even this is one of the issues. And even after the Russia-Ukraine war, India started to increase more of crude oil imports from Russia. So these things have become a concern as far as geopolitical factors is concerned. And it is often said ki, what is India's stand as far as certain geopolitical, the rifts they are considered, because India has not taken one side. We have not either, like, we're not standing only with Ukraine or only with Russia. So we have a balanced approach where we focus upon again following the rules-based international order, where we are focusing upon multilateralism, we are focusing upon priority to India's national interest and our sovereignty and integrity. So that's what has been India's approach. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो क्वालिटी बेस इशूज है चाइना और अमेरिका के साथ, वो देखने के लिए मिलता है जब हम फूड्स की या फ्रूट्स की बात करते हैं. Right. Pavel, time has come for Fed to cut rate. तो रिजर्व टू कट इट की पॉलिसीज रेट, इन्फ्लेशन. Recently, there was a meeting of the Fed Reserve, which is the central bank of USA. Like we have RBI in India, so it is Fed Reserve in US. So we were again waiting ki what is going to be the stance, whether it would be again changing or whether they are going to maintain again the status quo as far as the changes in the rates is concerned. That is the repo rate we're talking about. So they have announced that again rate cut, it will depend upon, definitely it will depend upon how data has been changing as far as inflation data or the job data is concerned, which is again will be an indicator of the changes in the economy, the adjustments which are happening as far as if inflation is reducing. So that is one of the main things which will be deciding going forward, that when will this rate cut cycle begin, because rate cut are important in order to ensure the stability, the growth momentum of the economies, because if rate cut would be happening, so that would be reducing the cost of borrowing, and that will be further pushing more private sector and both public sector investments. So investment is important for GDP growth. So that is why we are focusing so much upon that. When will this rate cut cycle begin? Because we have seen after 2020, there was tightening of monetary policy, there was expansionary monetary policy which was followed. So this is one thing, and this is again a positive development. So USA's inflation target is 2%. In case of India, it is exact as 4%. यूएसए रेट कट से एफडीआईज पर इफेक्ट पड़ता है, इनफ्लो करते हैं आउटफ्लो करते हैं, इंडियन रुपी के ऊपर क्या इफेक्ट इवन होगा? एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उसमें इंडिया के फेवर में ज्यादा है, बिकॉज इफ यूएसए में इंटरेस्ट रेट विल बी डिक्लाइनिंग और रेट कट वुड बी हैपनिंग, so the more positive prospects of growth lies in specifically in the Indian economy. So the investors will shift towards India's capital market, so we will see more inflow of the dollars and the investments into India's capital market, and that will be further helping in the growth or the bullishness in the stock market. डॉलर इंक्रीज हो गया, इनफ्लो बढ़ेगा इंडियन करेंसी में, के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेप्रिशिएट करेगी, इन्फ्लेशन होगी, या फिर? It will appreciate. Okay. If dollar inflow will be in मतलब dollar inflow will increase, so it will be appreciating, it will be strengthening. So उसकी वजह से हमारे exports competitive कम हो जाएंगे, but imports की जो cost है that will decline. So ये दो impact होंगे on our trade balance and BOP account. ऑनलाइन गेमिंग फ्रेमवर्क नीड टू कोलैबोरेट अप्रोच. ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है किस तरह से जो यूथफुल टेक डेमोग्राफी है वो एक
कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई दिखती है। हम किस तरह से जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके अलावा जब रिस्पॉन्सिबल गेमिंग की बात करते हैं, एथिकल एंगल इन्वॉल्व करते हैं, किस तरह से जो वॉलेंटरी कोड ऑफ एथिक्स जो इम्प्रूव करता है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजमेंट। जब हम गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ लक की बात करते हैं, जैसे महादेव ऐप या और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इश्यूज हमें देखने के लिए मिलता है, किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को हम सिक्योर बना सकते हैं। क्योंकि जब हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं कि कंट्री के अंदर 3.1 बिलियन डॉलर की ग्रोथ प्रिडिक्ट की गई है, जो कि 8.92 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है आने वाले 5 साल में। जब इंडिया की बात करते हैं, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है। तो किस तरह से रियल मनी गेमिंग की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी जरूरी है, जो कि इन स्टार्टअप्स को और जो कंट्री के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलता है, गेमिंग स्टार्टअप्स को चंक दे सके, उनको बढ़ा सके, किस तरह से हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ बढ़ सके, उनके लिए रेगुलेशन किया जा सके, ताकि जो लेजिस्लेटिव चेंज है या फिर जो रूल्स है वो लाए जा सके। जैसे AIFG, FIFS जैसे जो साइन करते हैं कंडक्ट को फेयर रिस्पॉन्सिबल गेम के लिए, सेफ्टी के लिए, किस तरह से उनके लिए एक लेजिस्लेचर तैयार किया जाए, ताकि इनमें भी जो रिस्क प्रोबेबिलिटी उनको कम किया जा सके, और जो स्टार्टअप है उनके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके। सो यहाँ पे जैसे प्रोविजंस मेंशन्ड है, लाइक इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग इंडस्ट्री मार्केट है, बट ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ गेमिंग रेवेन्यू हमारा 1.1% है। सो इसको हमें और इंक्रीज करना चाहिए। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? वी प्रमोट मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर एथिकल गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. For that, again, one example or one measure that has been, it is again in progress, is the जो gaming associations हैं, they are joining to sign this voluntary code of conduct, which will be promoting fair, responsible, safe and trustworthy gameplay. So this is important. अब इसमें और particular अगर हम देखें तो we need to protect the interest of the minors, and responsible advertising होनी चाहिए as far as again the games of chances are concerned, which involves money. सो फॉर एग्जाम्पल रमी सर्कल है या फिर ड्रीम 11 है, सो उसमें रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग या जो भी इन्फ्लुएंसर, जो भी पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेट प्लेयर इन्वॉल्व है, हाउ रिस्पॉन्सिबल आर दे व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग सच टाइप्स ऑफ गेम्स. And definitely regulation will also be furthering the startup revolution, particularly in the gaming industry. Again, isme artificial intelligence will also be playing important role going forward. We can say AR and VR, augmented reality and virtual reality. So such types of games are like we are moving toward more advanced types of gameplays. So online gaming startups taking 4% of the chunk जब हम startups की बात करते हैं in India. So how innovations, yeah, even coding, all of these things we'll be seeing more of. Jobs would be created here, and even gaming industry is also amongst the top 3 sectors where in future highest job creation would be seen. Then we are also talking about, as far as regulation is concerned, that we need to increase the KYC procedures also of the people employed in the gaming industry and the firms, and also of the people who are involved as the players for the games, so that we can identify their age, and again we can put a kind of restriction or depending upon the nature of the games. So risk of fake profiles also exist, and it's also necessary to put in place multiple layers of fraud screening, so that we can also ensure that again this does not become one of the again an alternatives as far as black money trading or hawala transactions is concerned. So it needs to be transparent, it needs to be accountable. And when we're talking about inclusion of technology, so again, cutting edge technology. So that would be becoming a part of it. साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो रजिस्टर गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनकी लिस्ट जारी कर सकती है, ताकि एक ये रहे कि कौन से गेम
रजिस्टर्ड है या फिर गेमिंग ऐप के थ्रू। हाँ राइट, ये भी हो सकता है। और जैसे हमने, अगर हम क्रिप्टो करेंसी स्कैम की बात करते हैं तो एफटीएक्स स्कैम हुआ था, तो इन दैट आल्सो वी सॉ दैट मनी वाज मिसअप्रोप्रिएटेड फॉर सम अदर पर्पस बाय द promoter of the FTX app or the platform. So this even applies for the gaming industry also in the games of chances. So role of even Competition Commission of India would also be important. It will be becoming important. WHO टू अप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है, जिसके माध्यम से वो जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज है, इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसी कंट्रियों के साथ जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उनको प्रमोट कर सके। क्योंकि जब इंडिया की बात करते हैं तो वो मेडिकल टूरिज्म के तौर पर उभरता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ। तो किस तरह से उसको और प्रमोट किया जा सकता है। जब इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत कम क्वांटिटी में होता हुआ दिखता है। किस तरह से उसको प्रमोट किया जा सकता है और उसको लिए अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है ताकि इनको किया जा सके। जब हम और सर्जरीज की बात करते हैं तो उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट किया जा सकता है। जब फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो उसमें इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे हमें देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में और अदर सर्जरीज के लिए भी इंडिया को एक हब बनाया जा सकता है ताकि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके और जो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और हेल्थी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। इसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इशू देखने के लिए मिलता है उसको सोल्व किया जा सके। इसके अलावा जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो जो इशू है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या फिर जब ऑर्गन से रिलेटेड इशू देखने के लिए मिलता है उनको भी सोल्व किया जा सके। जो रेफ्यूजीज के केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है, चाहे वो बांग्लादेश, म्यांमार या अन्य किसी भी देश से इंडिया में आते हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज होते हैं। नेशनल सो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, नोटो जो इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज नोटो, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस केस जो हमारे पास एक्ट है, दैट इज नेम्ड एज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994, जिसको इन शॉर्ट हम थोटा बोलते हैं, थोटा एक्ट। सो इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांटेशंस कौन से ऑर्गन के होते हैं? तो किडनी ट्रांसप्लांट्स हाईएस्ट है, देन वी हैव लिवर ट्रांसप्लांट एंड देन हार्ट ट्रांसप्लांट। सो इसमें हम ग्रीन कॉरिडोर की भी बात करते हैं कि इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम कैसे सेफली एंड सिक्योरली एंड एक हेल्दी मैनर में वी कैन ट्रांसपोर्ट दी ऑर्गन विच वुड बी ट्रांसप्लांटेड इन अनदर पर्सन। एंड देन ऑर्गन डोनेशन में जब हम बात करते हैं, तो एक चैलेंज की आपने बात कर ली कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वन थिंग एंड देन अनदर इज अवेयरनेस। सो अभी देर इज वी आर फेसिंग challenges in terms of low awareness. People are not aware about what is the process of the organ transplantation, how they have to register on the digital platform that we have. And then in this case we can also talk about increasing the specialization of even more doctors as far as transplantation is concerned, because we are seeing at the same time that the number of non-communicable diseases are on the rise in India, and the chances of organ failure also increases. So the demand would be increasing in future. So next challenge would be the ethical issues which are there. So this is connected with again human trafficking also. So ethically, how we'll be going forward in this, that how safe it is to transplant an organ, and it shouldn't be seen merely from the perspective of just earning money when we are talking about again the medical professionals. So this is one thing. And then in this case also, are we properly testing the organ before transplanting it into another person's body? Because we need to see what is going to be we need to assess and analyze the acceptability rate of the human body when it comes to organ transplantation, and whether even the blood has also been tested or not, or like how it is like it shouldn't be infected, because then it will be leading to further complications.
So these are the things, and again we can see transplant centers in India. This we are seeing that India is again a hub of medical tourism, like it be it Delhi or Gurugram. So transplant centers, certain we can increase the number of more accredited hospitals, specifically at the grassroots levels, because again it is a complex task. So we need proper specialization, proper training. And in India, another challenge is again the cultural taboos also, which is related to this type of exercise. Religious beliefs are different. So even they become a hindrance when it comes to organ donation also, and accepting or going forward with the organ transplantation. And organ shortage is definitely one of the issues. So this is, in this also particularly, we see that women are, I think approximately they have the share of more than 50% when it comes to organ donation. So even यहाँ पे consent and authorization of the patients is also very important. They need to be properly briefed about what can be the challenges if they go forward with such type of procedures. So regional disparities, transport and logistics, we have talked that there should be more green corridors created. And high cost is there. We can again focus more upon, apart from this, increasing the health insurance coverage. And so we are running a national organ transplant program in India to again promote organ donation and transplantation, to create awareness, to generate awareness campaigns. We can use social media platforms. The role of NGOs is very, very important. Training of healthcare professionals, financial assistance for the poor patients, and public-private partnerships in terms of improving the infrastructure, raising awareness in these areas. एम्बुलेंस को भी इसके लिए प्रमोट किया जा सकता है। जब हम देखते हैं ब्रेन डेड की कंडीशन या फिर किसी इंसान की डेथ के बाद 6 से 7 घंटे के अंदर कुछ ऑर्गन्स को डिलीवर किया जाता है एक स्थान से दूसरे के लिए। तो उसके लिए जैसे आपने बोला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जोड़ा जा सकता है, फिर एम्स जैसे हॉस्पिटल्स को जोड़ा जा सकता है, ताकि बहुत कम टाइमिंग को कम किया जा सके एक हॉस्पिटल से दूसरे के बीच में ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से। Right. अवेयर किया जा सकता है कि ब्रेन डेड या फिर किसी इंसान के डेथ के बाद किस तरह से ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता After a death of a person also, it is important कि prerequisite ये है कि person should be registered, कि they have signed that document that they will be going forward with the organ donation, this particular organ of their body once they are no more. So ये पहला ये स्टेप कंप्लीट होना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगेन अवेयरनेस जनरेशन हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स लोकल लेवल पे अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अगेन प्रोवाइडिंग door to door services also, or they are better connected with the again the grassroots people. है। इसके अलावा जब हम कॉर्निया की और लीवर की बात करते हैं उसके रिलेटेड भी अवेयरनेस कर सकते हैं, क्योंकि दो पार्ट ऐसे हैं, अगर उनका कुछ हिस्सा अलग कर कर डोनेट कर भी दिया जाता है फिर वो कुछ टाइम के बाद वापस अपनी वही शेप ले लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस किया जा सकता है कि तो किस तरह ऐसा कॉर्निया में भी होता है, लिवर में तो होता है, कॉर्निया में भी ऐसा होता है, कॉर्निया में रीग्रो हो भी जाता है। रीग्रो हो जाता है, वो अपनी शेप वापस ले लेता है। अच्छा, आर यू श्योर इसमें? हाँ। ठीक है। वेस्ट है अवे। नहीं होता है, इसमें नहीं होता है दिव्या, कॉर्निया नहीं कर सकता है रीग्रो और कौन, रीजनरेट। क्योंकि आई का सिर्फ कॉर्निया कॉर्निया तो अगर रीग्रो कर सकता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। नहीं जैसे आउटरमोस्ट लेयर होने जो हमें हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, अगर वो हर एक इंसान में रीग्रो कर सकता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, डिसेबिलिटी नहीं होती है। लिवर कर सकते हैं, ओनली लिवर इज सच टाइप ऑफ ऑर्गन जो डोनेशन के बाद अपने आप फिर से रिकवर कर सकता है। बट आग का जब पार्ट कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो फिर से अपनी रीसेप ले लेता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि और वो वो परमानेंटली ब्लैंक। डैमेज का है, डोनेशन का नहीं है। अगर डैमेज होता है हल्का फुल्का, कोई हल्की सी इंजरी होती है, तब वो सेल्फ रिकवर कर सकता है। बट अगर आप कॉर्निया डोनेट कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपका कॉर्निया फिर से रीग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है। तो उस केस में अगर हल्का सा इंजरी, माइनर इंजरीज है ना, तब वो सेल्फ रिकवर, सेल्फ हील कर सकता है। थैंक यू मैम। हम्म।
we stay away from the war, but we are not neutral. We are for peace. I told Putin on the his face that isn't time of era of war. तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं हम कि जब वॉर से रिलेटेड होता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करते हैं, मतलब जब मध्यम मार्ग की और अहिंसा को प्रमोट करते हैं। तो उस रिगार्डिंग देख सकते हैं किस तरह से रोड बोल सकते हैं कि वॉर को लेकर डिप्लोमेसी चेंज हो रही है, रिजोल्यूशन फॉर फाउंडिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू। स्टार्टिंग में हम देखते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ, फिर वेट एंड वॉच पॉलिसी, तो अब डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू किस तरह से जो वॉर से रिलेटेड इश्यूज है उनको सोल्व किया जा सकता है। जब हम यूक्रेन की बात करते हैं तो 1991 में सोवियत यूनियन के ब्रेक के बाद सोवरेन कंट्री बनने के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया के किसी प्रेसिडेंट ने यूक्रेन विजिट किया है। तो इस रिगार्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ रशिया और यूक्रेन की बात करें तो उसके साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन वर्ल्ड और भी कंट्री शामिल है, क्योंकि उनके द्वारा रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शन और उसके अलावा जो और इशू है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के कंट्रीज को मिलाकर ही उस इशू को सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि सभी की भागीदारी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूक्रेन हो, रशिया हो और चाइना हो, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है उससे रिगार्डिंग इश्यूज को सोल्व किया जा सकता है। रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस से रिलेटेड क्या स्टेप लिए जा सकते हैं इनके ऊपर। इसके अलावा जो भीष्म क्यूब्स है वो गिफ्ट किए गए हैं, जो कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव है हित और मैत्री के लिए, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज है जो रैपिडली डिप्लॉयड हो सकती है मैनर में, और जो मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन रूम की तो 10 से 15 बेसिक सर्जरी पर डे के केसेस में की जा सकती है। किस तरह से जो इमरजेंसी यूनिट है वो स्टेब्लिश की जा सकती है, और जो केयर जो सर्जरी उन्हें मिलनी चाहिए उनके थ्रू हेल्प की जा सकती है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आरोग्य मैत्री के थ्रू इनको डेवलप किया गया था प्रोग्राम को, जो इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ह्यूमन एड्स की बात करते हैं जब इस रिगार्डिंग। तो इंडिया हमेशा जब भी अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल वीसी स्ट्रगल्स या फिर वॉर होते हैं, तो वी ऑलवेज इंश्योर कि मेडिकल एड इज अवेलेबल, या फिर अगेन फूड सप्लाईज, फूड इज आल्सो डोनेटेड। तो वी गिव primacy to the safety of humans and the human rights. Not talking side, Narendra Modi visit to Ukraine was more a balance act than a पीस है एफर्ट। तो यहाँ क्रिटिसिज्म देखा जा सकता है कि क्रिटिसाइज किया गया है जो प्रधानमंत्री जी के यूक्रेन विजिट को, कि किस तरह से जब हम वेस्टर्न सैंक्शंस की बात करते हैं उसके बाद भी इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट जो रशिया के साथ वो स्टार्ट रखा, वो रोका नहीं। पर जब वहाँ इंडिया की बात करते हैं तो और वहाँ हम ये बोल नेशन सकते हैं दिव्या, जैसे हाँ ये आप बात कर रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है इंडिया ऑल्सो इग्नोर्ड द वेस्टर्न सैंक्शंस। तो वी कैन नॉट से कि वी हैव इग्नोर्ड, बिकॉज ऑयल ऑयल सप्लाई, क्रूड ऑयल सप्लाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पूरी इकोनॉमी उसी से एक तरीके से फंक्शन कर रही है। सो वी कैन नॉट डिसरप्ट आवर ओन इकोनॉमी ऑन द पार्ट ऑफ टेकिंग साइड्स इन दिस वॉर। एंड ऑल्सो if we see कि क्रूड ऑयल सप्लाई, तो इवन यूरोप में जो डायरेक्ट रशिया सप्लाई करता था क्रूड ऑयल, यूरोप स्टिल वही क्रूड ऑयल यूज कर रहा है, बट डिफरेंस बस ये है कि नाउ इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड वाया इंडिया। चैन पहले वो डायरेक्ट हो रहा था, अब आफ्टर सैंक्शंस यूरोप को वाया इंडिया जा रहे हैं, तो थिंग्स रिमेन्स द सेम इन अ वे। सो नेशनल। वी कैन नॉट, इंडिया इग्नोर नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो ये कि क्रिटिसिज्म किया गया है, इग्नोर नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग देखा जा सकता है कि अपनी अपनी सोवरेनिटी को बढ़ाने के लिए, उस चीज को सिक्योर रखने के लिए स्टेप लिए जाते हैं। उसके रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या फिर कल्चरल मेडिकल हेल्प जो भी दी जानी चाहिए वो इंडिया के द्वारा उन कंट्रीज को दी जाती है, चाहे वो इसराइल गाजा वॉर हो या यूक्रेन रशिया वॉर हो। राइट, और इसमें जैसे हम बात करते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन, दे आर द मेजर वर्ल्ड सप्लायर्स ऑफ व्हीट।
तो आफ्टर दिस वॉर वी सॉ कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, सप्लाई कम हो गया वीट का, तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गए. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग wheat available to other countries. So our exports of wheat have increased. So this showcases our sensitivity and responsibility also as a global power. उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया आईटी हब, जो इलेक्ट्रॉनिक हब्स की बात करते हैं तो ई गवर्नेंस पार्टिसिपेशन में इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के उसमें कैपेसिटी इंक्रीज करने में तो वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कैपिटल के रूप में जो उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, जो कि 6th हाईएस्ट शेयर रखता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में, जो कि 8% है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं किस तरह से जो डाटा सेंटर हब है, जिसके रिगार्डिंग हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट को किस तरह से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है. इसके अलावा जब हम सस्टेनेबलिटी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इनिशिएटिव्स है वो स्टार्ट किए जाने चाहिए. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, आईबीएम, एचसीएल जैसी जो कंपनीज है उनके लिए जो ऑपरेशन या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उनको प्रमोट करना, आईटी पार्क और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है उनको बनाना. इसके लिए हम देख सकते हैं कि सैमसंग का जो प्लांट है वो नोएडा में स्टेब्लिश किया गया था. एडवर्ब इंडिया लार्जेस्ट रोबोटिक फर्म वो भी नोएडा में बनाई गई. जो स्किल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी वाराणसी, एनआईटी प्रयागराज, आई ट्रिपल आईटी प्रयागराज, तो जो स्किल इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो कंप्यूटर साइंस या जो एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए उनके लिए भी अ, अ, बड़ी थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर प्रमोट होता हुआ हमें दिखाई देता है. इसके अलावा जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, किस तरह से जो गवर्नमेंट के द्वारा अदर सिटीज है उनको सब सेक्टर के थ्रू या फिर जो टियर 3 सिटीज है उनके साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है ताकि उनको भी स्टेब्लिश किया जा सके, डिस्ट्रिक्ट स्कीम के साथ जोड़ा जा सके और उनके साथ प्रमोट किया जा सके. इसके लिए हम टोयोटा डेटा सेंटर पार्क देख सकते हैं जो कि नोएडा में तैयार किया गया था. आईटी उपवन जो कि 13 सिटी ऑफ स्टेट्स को इस ई स्किलिंग एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग यूनिट्स के साथ जोड़ रहे हैं. ई डिस्ट्रिक्ट की पूरी बात हो रही है. ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, सारी सर्विसेज एक ही डिजिटल पोर्टल पे अवेलेबल होगी. लाइक सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग अगेन बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल या कास्ट इनकम, पेंशन, खतौनी, ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा. तो अगेन गुड गवर्नेंस का भी इसको एग्जांपल बोल सकते हैं. दिस विल बी आल्सो फर्दर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ अगेन ब्यूरोक्रेसी आल्सो. इंडिया यूएस साइन की डिफेंस सप्लाई पैक्ट एट राजनाथ बिगिन 4-day विजिट. तो 2 की पैक्ट साइन किए गए हैं जो कि नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के माध्यम से. इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर या फिर डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं जो कि यूएस से इंडिया इंपोर्ट किए जाते हैं. एसओ ऐसे क्या होता है मानसी? ऐसे ऐसे यही तो लिखा हुआ है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स नॉन बाइंडिंग. दिस इज द नेम ऑफ अग्रीमेंट जो हमने डिफेंस सप्लाई के रिगार्डिंग साइन किया है. और सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ द लाइसेंस ऑफिसर्स. सो इन दोनों अग्रीमेंट्स के थ्रू, जो कि अगेन डिफेंस सप्लाई पे फोकस कर रहे हैं, इट इंश्योर्स कि we will both the countries will provide reciprocal priority support for the goods and services. मतलब दोनों साइड से there would be again support for goods and services to promote national defense. So this we can say कि since again India is one of the major importers of defense equipment or defense supplies from Russia, so we are also focusing upon diversifying our own players as far as strengthening India's defense is concerned. And apart from this, not just merely import, or here we are also talking about reciprocity, but we are focusing upon indigenization also. Like for example, factory ordnance boards have been created, and in that also we are seeing focusing upon indigenization. For example, light combat helicopter is concerned, or light combat aircraft Tejas is concerned. So these are indigenous developments of India. इसके अलावा जब इंडिया यूएस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर से रिलेटेड इशूज भी देखने के लिए मिलते हैं कि यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता.
अगर इक्विपमेंट की बात करते हैं या फिर अदर प्रोडक्ट की बात की जाए। Where to tax a company? तो US UN framework will find difficulty to resolve the ठीक है, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने यूएसए से इंपोर्ट करे हैं, वो है एग्जाम्पल्स C-17 ग्लोब मास्टर 3। तो ये एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट होता है जो कि एयरफोर्स यूज करती है फॉर एग्जाम्पल फॉर लाइक एयरलिफ्ट ऑफ ट्रूप्स एंड व्हीकल्स और लार्ज इक्विपमेंट्स एंड स्पेसिफिकली द हिली ट्रेन्स। Then we have AH-64E Apache attack helicopters. So these are advanced multi-role combat helicopters which are there in India. Then we have even Chinook helicopters, CH-47F. So Apache attack or Chinook helicopters. Again, Chinook भी heavy lift transport helicopter है, so transporting the troops, artillery, vehicles and supplies. So this is used and they have the ability to carry heavy loads and operate in challenging environments. Then we have the Poseidon Maritime Patrol Aircraft. This is also from USA. So P-8I भी इसको बोलते हैं हम in short. And it is equipped with advanced radar, sonar or weapon systems. Then M777 ultra light howitzer. तो ये artillery guns है जो कि again USA से हैं and ये हमने India China border पे भी deploy करी हुई हैं. Then we have the Seahawk helicopters. तो ये multi mission naval helicopters हैं which is used by Navy, anti surface warfare के लिए, anti submarine warfare के लिए these are capable enough. Then we have Super Hercules. तो ये एक टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है। M4 कार्बाइंस हैं, ये असॉल्ट राइफल्स हैं जो यूएसए से हैं। देन हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स, ये भी एंटी शिप मिसाइल्स हैं। एंड देन वी हैव प्रेडेटर ड्रोन्स व्हिच इज नेम्ड MQ-9 रीपर। तो ये यूएवी है फ्रॉम यूएसए व्हिच इज अगेन इट इज देयर इन इंडिया। तो एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन इश्यूज से रिगार्डिंग देख सकते हैं कि मानसी आप कवर कर दो इसको। नहीं, पहले आप कवर कर दो। क्रॉस बॉर्डर इनकम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम एंटी अवॉइडेंस मेजर्स को लिया जाना चाहिए, जिसके लिए हम पहले देख सकते हैं कि किस तरह से टाइम और मनी जो सेव होती है, इन्वेस्टेड की जाती है बिल्डिंग फ्रेमवर्क के। तो OECD इंश्योर कर सके कि एक्सचेंज इन द इंफॉर्मेशन क्विक अडोप्शन हो और एंटी अब्यूज मेजर्स जो है उनको ट्रीट किया जा सके। क्रॉस कंट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है उनको सोल्व किया जा सके। सेकेंडरी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बिटवीन ग्रुप्स और कंट्रीज, उनको डाइवर्स रखा जा सके, जो कि क्रॉस बॉर्डर मैटर से रिलेटेड डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलती है। फिर सोवरेनिटी ऑफ कंट्री के लिए देखने के लिए मिलता है। टैक्स पॉलिसीज को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सके ताकि वो कंट्री दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो। इसके अलावा जो एक यहाँ पे सिर्फ हाँ ठीक है, ये सब तो ठीक है। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं जैसे की टर्म्स या की फ्रेजेस हम क्या यूज करते हैं जब हम क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो वन इज इक्वलाइजेशन लेवी जो कि सर्विसेज टैक्स है, दैट वुड बी एप्लीकेबल एंड दैट वुड इंश्योर कि जो बिग टेक कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, इंडिया में अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, तो दे विल हैव टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन डूइंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जिसको हम बेप्स बोलते हैं। एंड they ensure कि directly or indirectly they are transferring their profits and revenue to their the parent company की जो लोकेशन है जहाँ का उनका एक्चुअल ओरिजिन है। सो इंडिया को तो उससे कुछ